संतान की चाहत किसे नहीं होती, इसलिए अगर अपनी संतान ना हो तो आप बच्चे को गोद भी ले सकते हैं। भारत में किसी बच्चे को गोद लेने से पहले बाकायदा एक कानूनी प्रक्रिया है जिससे होकर आपको गुजरना पड़ता है। कई बार लेकिन जानकारी के अभाव में निसंतान दंपत्ति पैसों का लेन देन करने वाले गिरोह के चंगुल में फंस जाते हैं, जो कि पूरी तरह से अवैध है। आज आपका कानून के इस एपिसोड में हम जानेंगे भारत में किसी बच्चे को गोद लेने के लिए जरूरी शर्तें क्या है पूरी कानूनी प्रक्रिया, इसको लेकर क्या मौजूदा कानून है। हमारा सुझाव है कि अगर आपके पास इससे जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप उस सवाल को हमसे ज़रूर साझा कीजिए। हम अपनी मेल आईडी आपके साथ साझा करेंगे और इससे जुड़ी कोई भी परेशानी जो है उसका हल आज आपको इस एपिसोड में मिलेगा। भारत में बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करने और बच्चा मिलने में 2 से 5 साल तक का समय लग जाया करता था। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर एक आदेश भी जारी किया, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आप देख रहे हैं आपका कानून। तो आज अपने एपिसोड में हम जिन 5 अहम बिंदुओं पर फोकस करेंगे, यानी कि वो सवाल जो आपके जहन में हैं और जो हमारी इस पूरी चर्चा का केंद्र बिंदु होगा, वो मैं आपको बता दूं कि भारत में बच्चा गोद लेना, जैसा कि यही हमारा टॉपिक है। भारत में बच्चा गोद लेने के क्या हैं नियम, इसे लेकर बातचीत होगी। गोद लिए गए बच्चे के क्या हैं कानूनी अधिकार, साथ ही बच्चा गोद लेने के लिए मौजूदा जो कानूनी व्यवस्था है वो क्या है, उसके नियम शर्तें क्या हैं, और बच्चा गोद लेने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये डॉक्यूमेंट्स, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और उसको लेकर किस प्रोसेस से गुजरना होता है, और सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी की इसमें भूमिका क्या है, जिसके पूर्व सीईओ हमारे साथ दीपक कुमार जी जुड़े हुए हैं। तो इन सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे और इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में और एक जूम से भी गेस्ट जुड़े हुए हैं। बेहद खास पैनल है, मैं आपसे इनका परिचय करवा दूं। दीपक कुमार हैं मेरे साथ, पूर्व सीईओ हैं सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। आपको बता दें कि दरअसल ये जो केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण है, ये भारत सरकार में महिला और बाल विकास मंत्रालय का एक स्वायत्त और वैधानिक निकाय है। ये 1990 में स्थापित किया गया था और ये किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत एक वैधानिक निकाय है जो कि काम करता है। और इसके जो पूर्व सीईओ हैं हमारे साथ जूम से जुड़े हैं। स्वागत है सर आपका संसद टीवी में। साथ ही अरुण कुमार गुप्ता हैं, आप स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। आप मेंबर मजिस्ट्रेट हैं किशोर न्याय बोर्ड उत्तर प्रदेश, आपका भी बहुत स्वागत। और चारूर प्रज्ञा हैं, जानी मानी अधिवक्ता हैं आप सुप्रीम कोर्ट से, आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत और शुक्रिया इस कार्यक्रम में हिस्सा बनने के लिए। और अपनी चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं अरुण जी आपसे करना चाहूँगी। जो विषय हमने लिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चा किसी के भी घर की एक बहुत बड़ी एक खुशी होती है। बच्चे की किलकारी, निसंतान दंपत्ति हो या फिर आजकल सिंगल पेरेंट्स का भी प्रचलन बढ़ रहा है, तो ऐसे में लोग बच्चे को गोद लेना चाहते हैं, लेकिन लोगों को इसको लेकर जानकारी नहीं है कि इसका प्रोसेस क्या है और कैसे बच्चा गोद लिया जा सकता है। और जटिलताएं इतनी हैं और कई बार गिरोह जो हैं वो बीच में आ जाते हैं, तो कई बार लोग इसे लेकर गुमराह भी हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को आप बताइए कि इससे जुड़ा कानून क्या है, बच्चा गोद लेने से जुड़ी प्रक्रिया क्या है। देखिए, बच्चा ये गोद लेने की जो प्रक्रिया थी, पहले हिंदू अडॉप्शन 1956 के माध्यम से चलता था जी। लेकिन अब जब से किशोर न्याय अधिनियम आ गया, किशोर न्याय अधिनियम के तहत बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया आ गई। रही बात जटिलता की, तो जो पहले जो सबसे बड़ा और अहम था, जहाँ समय लगता था कि गोद लेने की जो प्रक्रिया होती थी वो न्यायालय के माध्यम से होता था, सा के माध्यम से वहाँ पे एप्लीकेशन जाता था। लेकिन अभी जस्ट एक अमेंडमेंट आया है, 1 सितंबर 2022 से भारत सरकार ने उसको लागू भी कर दिया है। अब इस अडॉप्शन को न्यायालय से लेकर के इसको जिलाधिकारी के पास स्थानांतरित कर दिया गया है। अगर जिलाधिकारी कहीं बिजी हैं तो वो एडीएम को भी नॉमिनेट कर सकते हैं। अच्छा, अब वो बच्चा कौन है जिसे कि दत्तक के लिए हम माना जाए, तो उसके लिए हर जिले में
भारत के करीब हर जिले में एक बाल कल्याण समिति होती है। दरअसल बच्चे को लीगली फ्री वही CWC बाल कल्याण समिति ही करती है। तो सबसे अहम किरदार इसमें आता है वो CWC का ही आता है। वो जब तक ये चूंकि कानूनी प्रक्रिया है और इस पूरी प्रक्रिया में यदि आदमी प्रोसेस के माध्यम से आएगा तो धन का कोई मतलब ही नहीं होता है। रजिस्ट्रेशन के समय जो थोड़ा बहुत लगता है, अदरवाइज कहीं नहीं लगता है। CWC, अच्छा बच्चा कैसे आया CWC के पास? तो परित्यक्त बच्चा आ गया, सरेंडर्ड बच्चा आ गया, या जो है किसी ने कहीं बच्चा मिल गया है वो बच्चा आ गया। बच्चों के एज की कैटेगरी भी होती है। मान लीजिए कोई बच्चा अगर किसी जो निसंतान दंपत्ति हैं वो बच्चा चाहते हैं, वो भी एलिजिबल है। लेकिन जिनके पास बच्चे हैं वो भी चाहें तो और बच्चों को जो है गोद ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे जब बच्चा, ये आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कारा जैसे जिस तरह से कारा है उसी तरीके से सारा है, और वहां पे ऑनलाइन आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अब चूंकि क्या होता है कि पहले एक प्रोसेस जब जिला न्यायालय के माध्यम से होता था तो जिला न्यायालय के पास अपना एक कार्य का बोझ बहुत ज्यादा होता है। तो जो डिले होता था, आपने जो अपने चर्चा में विषय उसको बताया भी कि डिले 2 से 5 साल लग जाता है, उसी को लेकर के सरकार ने अभी जिलाधिकारी को कर दिया। ये जरूरी नहीं कि जिलाधिकारी खुद करेंगे, वो ADM को भी नॉमिनेट कर सकते हैं। एक्ट में लिखा हुआ है, ये 67 साफ लिखता है जय एक्ट का जी। ये चीज है, यानी सुप्रीम कोर्ट के आप उस आदेश की बात कर रहे हैं जो 1 सितंबर 2022 से लागू किया कि बच्चों की देखभाल और गोद लेने से संबंधित मुद्दों पर जिला मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट की भूमिका बढ़ाने में संबंधित संशोधन कानून लागू हो गया। और इसका मतलब यह है कि अब स्थानीय कोर्ट की बजाय जिला मजिस्ट्रेट बच्चा गोद लेने के आदेश दे सकता है। यानी कि वो जो प्रोसेस था, एक लंबा प्रोसेस, उसको वो कम कर दिया गया। चारू प्रज्ञा जी, मैं चर्चा में आपको लाना चाहूंगी और मेरा सवाल आपसे ये है, आप चूंकि अधिवक्ता हैं और ऐसे केसेस शायद आपके पास भी आए हों जब लोग फंसे हों किन्हीं गिरोहों के चंगुल में और उन्हें ठगा सा महसूस किया हो उन्होंने, तो किस तरह की दिक्कतें आती हैं जब कोई व्यक्ति या कोई कपल बच्चा लेने जाता है? किस तरह की दिक्कतें उन्हें पेश करनी पड़ती हैं? अमृता जी, आज जो आपने विषय चुना है, हमेशा की तरह इस बार भी आपका विषय बहुत ही सीरियस है और इसको समझना हमारे लिए बहुत बेसिक लेवल पे बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले सरकार ने चेंजेस क्यों लाए? पहले ऐसा हुआ करता था कि अगर कोई चाइल्ड केयर होम है, कोई NGO है, वहाँ पर कोई अबैंडन्ड बच्चा मिलता है, कोई माँ बाप एक बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हैं, वो वहाँ डायरेक्टली जा सकते थे और उस बच्चे को अडॉप्ट कर सकते थे। उस समय पर केवल एक नो ऑब्जेक्शन लेने की ज़रूरत पड़ती थी कारा से। आप कारा को एक चिट्ठी लिखेंगे, वहाँ से एक नो ऑब्जेक्शन आएगा और डायरेक्टली माता पिता उस बच्चे को उस NGO से, चाइल्ड केयर होम से अडॉप्ट कर सकते थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे ये समझ आने लगा कि इस प्रोसेस में जो ट्रैफिकिंग है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, बच्चों का खरीदना बेचना है, ये सारी चीज़ें बहुत सीरियस होती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी और सरकार इस पर कैसे चेक रखती। इसीलिए इस पूरे प्रोसेस को बदल दिया गया, इसको सेंट्रलाइज कर दिया गया। बल्कि आज की तारीख में तो हमारी सरकार सेंट्रलाइज पोर्टल्स पे भी काम कर रही है, टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर रही है और एक सिंगल क्लियरेंस पे हम आ चुके हैं। तो आज जितने भी बच्चे हैं जो लीगली फ्री फॉर अडॉप्शन है, ये एक टर्म होता है, वो बच्चे जो लीगली फ्री फॉर अडॉप्शन है वो डायरेक्टली हमारी सरकार ही उनको अप फॉर अडॉप्शन अब दे सकती है। कोई NGO, कोई चाइल्ड केयर होम, कोई थर्ड पार्टी का अब कोई लेना देना नहीं। और इससे ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत ज़्यादा चेक हो गई है। अच्छा, अब जब हमने एक प्रॉब्लम का समाधान निकालने के लिए अपने सिस्टम में चेंजेस लाए, एक दूसरी प्रॉब्लम खड़ी हो गई। वो प्रॉब्लम है समय की, इंतज़ार की। तो माँ बाप हैं जो बच्चे के लिए तरस रहे हैं, बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं और वो अकेले एक चाइल्ड केयर होम में जी रहे हैं, और हम उन दोनों को साथ लाने का समय घटाने के बजाय बढ़ाने लगे। और ये एक दूसरी प्रॉब्लम है। तो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमने एक प्रॉब्लम और फेस करी, लेकिन ये वाली प्रॉब्लम मैं फिर भी मानती हूँ कि कम से कम एक सिक्योर प्रॉब्लम है। हम बैकग्राउंड चेक करे बिना, माता पिता को ठीक से जाने बिना, उनके घर में विजिट करवाए बिना हम बच्चे को नहीं सौंपते किसी को, और ये बहुत आवश्यक है हमारे देश के लिए। तो अब इस इंतजार के घड़ी को कम करने के लिए एक अमेंडमेंट आया है
और इस अमेंडमेंट के तहत ये कहा जाता है कि जो लीगली फ्री फॉर अडॉप्शन बच्चे हैं, वो बच्चे जो अबैंडन्ड बाय पेरेंट्स हैं, वो बच्चे जिनके माता पिता को ढूंढने का प्रयास पुलिस ने किया फिर भी नहीं ढूंढ पाए, उन्होंने रिपोर्ट लिख के सबमिट कर दी, इन बच्चों को अगर माता पिता अडॉप्ट करना चाहते हैं तो उसमें इंतजार नहीं होगा। बहुत छोटी सी प्रक्रिया होगी, समय नहीं लगेगा और जल्दी से जल्दी बच्चों को उनके नए परिवार मिल जाएंगे। लेकिन जब हम कहते हैं कि इंतजार नहीं करना होगा, तब भी बच्चों को इंतजार नहीं करना होगा, माता पिता को इंतजार करना है। और ये हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है कि हमारे देश में बच्चे अडॉप्ट करने वाले माता पिताओं की संख्या ज्यादा है एंड अप फॉर अडॉप्शन बच्चों की संख्या कम है। बल्कि पिछले कुछ सालों में हमने ये भी ट्रेंड देखा है कि लोग लड़कियों को अडॉप्ट ज़्यादा करना चाहते हैं, दे प्रिफर गर्ल चिल्ड्रन ओवर बॉयज़। और ये भी एक बहुत पॉजिटिव, एक बहुत अच्छा एक चेंज आया है सोसाइटी में। आखिरी बात मैं एक और कहना चाहूँगी, हम अपने अडॉप्शन प्रोसीजर को दुनिया के दूसरे देशों के साथ कई बार कंपेयर करते हैं, लेकिन हमारे देश में और बाकी देशों में एक बहुत अहम फ़र्क है, और वो है कि हमारे यहाँ एक एक्सटेंडेड फैमिली का कॉन्सेप्ट है, रिश्तेदारों का कॉन्सेप्ट है। तो अगर किसी बच्चे के माता पिता नहीं हैं तो उसके चाचा चाची, उसके मासी, उसके मामा, उसके दादा दादी, नाना नानी, उसका जो बड़ा परिवार, जो उसका एक्सटेंडेड परिवार है, उसके रिश्तेदार हैं, वो उस बच्चे को अपने पास रखना चाहते हैं, उसको पालना चाहते हैं। और इस परिवार के सिस्टम की वजह से नंबर ऑफ चिल्ड्रन अप फॉर अडॉप्शन इन आवर कंट्री आज भी काफी लो ही है, और इसीलिए पेरेंट्स हु आर लुकिंग फॉर अडॉप्शन, उनको थोड़ा इंतजार ज्यादा करना पड़ता है। ठीक है, बहुत विस्तार से और बहुत ही अच्छी आपने जानकारी दी। थोड़ा ज़्यादा बोली मैं। नहीं, कोई बात नहीं। दीपक जी का रुख कर लेते हैं, जो कि हमारे साथ जूम से जुड़े हुए हैं, पूर्व सीईओ हैं सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी के। आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है दीपक जी, और सबसे पहले तो मैं ये भी समझना चाहूँगी कि जो केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण है वो किस तरीके से काम करता है, और चूँकि एक स्वायत्त और लीगल बॉडी है, आप लोगों की भूमिका किस तरीके से होती है? चूँकि चलना तो आपको भी कानून के हिसाब से ही है, जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं उसे पूरा करवाना है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट मुद्दे हमने उठाए कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग से बचना और समय ज़्यादा ना लगे, लंबा ना लगे, कम समय में ही जो बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया है वो पूरी हो जाए, आप लोग इसमें किस तरीके से अपनी भूमिका अदा करते हैं? बिल्कुल, मैं पहले आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ ये अडॉप्शन लॉज का। जी। जैसे कि पहले भी डिस्कस हुआ, दो ही एक्ट है भारत में, एक हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट है 1956 का, ये एक पर्सनल लॉ है, तो ये सिर्फ हिंदुओं को अप्लाई करता है। और दूसरा जो एक्ट बना है जो कि कॉमन लॉ है, ये इसी कास्ट, क्रीड, रिलीजन, धर्म से कोई लेना देना नहीं, भारतवर्ष में सभी को कवर करता है। वो दूसरा एक्ट हो गया जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट। इसी एक्ट के तहत ये जो स्टैट्यूटरी बॉडी जो है सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी हमारी, वो काम करती है। अब इसके अंदर दो पहलू हैं, एक तो डोमेस्टिक अडॉप्शन जो होती है जिसको इन कंट्री अडॉप्शन बोलते हैं, और दूसरा है इंटर कंट्री अडॉप्शन। अभी इंटर कंट्री अडॉप्शन जो है जिसमें बच्चा जो है भारतवर्ष से अडॉप्शन के बाद विदेश चले जाते हैं। अब विदेश में रहने वाले वो फॉरेनर्स भी हो सकते हैं, या इंडियन ओरिजिन के एनआरआई भी हो सकते हैं, या ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया भी हो सकते हैं। तो एक पहलू तो विदेश में जो बच्चे जाते हैं अडॉप्शन उनका भी है, और वो निर्धारित होता है हेग कन्वेंशन के द्वारा। तो भारत भी एक सिग्नेटरी है हेग कन्वेंशन का 2003 से, जिसके तहत हर एक देश में एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है, तो ये कारा वो दायित्व भी निभाती है। जी। अभी हम आ जाते हैं डोमेस्टिक अडॉप्शन पे। अभी जैसा कि हमने देखा, डोमेस्टिक अडॉप्शन कई प्रकार की होती है। एक तो जो हो गया ऑर्फन, अबैंडन्ड, सरेंडर बच्चे हो गए जो ऑर्फनेज में आते हैं, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में आते हैं, स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसीज में आते हैं, उनका रख रखाव और उनको किसी फैमिली के साथ जोड़ना, ये बड़ा महत्व का काम है जो कारा के थ्रू होता है। जैसा अभी हमारी को पैनलिस्ट बता रही थी, उसके लिए हमने एक सेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन भी बनाया है, चाइल्ड अडॉप्शन रिसोर्स इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस सिस्टम। वो कारा के वेबसाइट पे कोई भी लॉग इन करके अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकता है ऐसे बच्चे को अडॉप्शन के लिए। इसके अलावा हमारे पास रिलेटिव अडॉप्शंस की भी प्रोसेस है, जैसे कि किसी ने अभी बता रही थी कि हमारे यहाँ एक्सटेंडेड फैमिली है, चाचा चाची, तो अगर ये बच्चे को रखते हैं तो एक तो हो गया कि वो सिर्फ फॉस्टर कर रहे हैं, उनका लीगल राइट्स बच्चे का नहीं मिलता है जब तक अडॉप्शन ना हो जाए, तो उनके पास भी ये ऑप्शन रहता है कि उसको लीगली वो अडॉप्ट कर लें। अडॉप्ट करने से परिपशु राइट्स और कई भी
राइट्स एज वेल एज ड्यूटीज जो बच्चे का उनके साथ जुड़ जाता है। तो रिलेटिव एडॉप्शन की भी प्रावधान नई वाली एक्ट में और रेगुलेशंस जो है उसमें आ गया है। और एक और इसके अलावा हमने ऐड किया था जो कि स्टेप चिल्ड्रन एडॉप्शन बोलते हैं। जी। अब आज के डेट में कपल्स डिवोर्स हो जाते हैं, दूसरी शादी होती है, पुराने मैरिज से बच्चे होते हैं जो फैमिली में रह रहे होते हैं। जी। तो अगर कोई लेडी किसी मेल के साथ शादी करती है, उसकी पुराने बच्चे, तो उसका हस्बैंड भी बच्चे को अडॉप्ट कर सकता है या वाइस वर्सा। अगर किसी हस्बैंड का बच्चा है, विवाह हुई, तो वो जो महिला है जिनसे शादी हुई वो भी अपने स्टेप चिल्ड्रन को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो इसकी भी प्रोविजन जो है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट में आ गया है। तो ये कुछ प्रकार के एडॉप्शन है। अब इसको निर्धारित करने के लिए हम समझना चाह रहे थे कि क्या है। कारा तो सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी भारत में एक हो गया। जी। हर स्टेट में उसके नीचे एक सारा होती है, स्टेट एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी, ये हर एक स्टेट में है। ठीक है। और उससे अगर हम नीचे जाते हैं डिस्ट्रिक्ट में, तो ये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के अंदर काम करने वाली जो इकाई है वो है डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड केयर प्रोटेक्शन यूनिट। जी। और इसके साथ साथ चाइल्ड वेलफेयर कमिटी, ये जो इसकी चर्चा भी हुई थी हम थोड़ी देर पहले। तो इन दोनों को की ग्राउंड पे रोल काफी है। अब जो हम ये प्रोसेस करते थे उसमें कुछ परेशानियां आती थी, कोर्ट ऑर्डर और इसमें डिले होता था। तो जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, उसके बेसिस पे एक्ट की अमेंडमेंट हुई जो पार्लियामेंट से पारित हो गई और सितंबर 2022 से लागू हो गई 1 सितंबर से। इसके तहत अब जो है ये कोर्ट से इसको निकाल दिया गया है ताकि जो विलंब होता था कोर्ट में वो दूर हो जाए। और अब ये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या अगर वो नॉमिनेट करते हैं तो एडीएम भी इसकी एडॉप्शन ऑर्डर जेजे एक्ट में पारित किया जा सकता है। तो ये जितनी भी संचालित कारा करती है वो जेजे एक्ट में करती है। हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट अभी भी जो है वो सेम उसी तरीके से चल रहा, उसकी नियम थोड़ी अलग है। उसमें सिर्फ डीड बना के एडॉप्शन फाइनलाइज हो जाता है। और इनकेस अगर कोई हिंदू परिवार का बच्चा है जिसको देने वाला दत्तक कोई नहीं है, तो कोर्ट से परमिशन लेने की उसमें प्रावधान है। बट फाइनलाइज जो एडॉप्शन होता है वो डीड से ही होता है हामा में, हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट में। ये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो अभी पारित करेंगे ऑर्डर, वो जेजे एक्ट में होगा। तो मोटा मोटी यही है जो कारा का रोल है और जो अलग अलग जो यूनिट है इसके अंदर काम करती हैं एडॉप्शन में देने के लिए। जी, बहुत शुक्रिया। आपने काफ़ी विस्तार से बताया। दीपक जी के बाद अरुण जी मैं आपका रुख करूंगी। अमूमन जो बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया है, इसमें जो अड़चनें आती हैं उस पर हमने डिस्कस किया और इसके समाधान के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर पास किया। लेकिन अभी भी ये जो मुद्दा है वो इतना ईजी गोइंग क्यों नहीं लगता? मतलब कई बार लोग डरते हैं बच्चा गोद लेने से, या फिर उन्हें लगता है कि इजी गेम नहीं है, छोड़ देते हैं, अपने रिश्तेदार में ही किसी का बच्चा ले लिया अगर निसंतान है। मतलब इतने प्रोसेस को सिंप्लीफाई किए जाने के बावजूद भी लोग बच्चा गोद लेने की झंझट कह लीजिए या परेशानियां कह लीजिए, लोग इसमें अगर इसमें नहीं आना चाहते तो क्यों? आपको क्या लगता है? इसमें देखिए इसके दो पहलू हैं। बच्चा अगर किसी शेल्टर होम में है तो वो सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार की भी चिंता थी कि हम इस बच्चे को कैसे सौंप दें किसी को। जी। जैसे एक जो गोद लेने वाली दंपत्ति है वो सोच रही थी कि हम कैसे लें, तो एक सरकार की भी मंशा थी कि हम इस बच्चे को कैसे सुरक्षित जीवन दें, क्योंकि सरकार की सबसे बड़ी जो है जिम्मेदारी होती है सुरक्षित जीवन देना, ताकि उसकी जीवन सुरक्षित रहे। तो इसी सब कमियों को दूर करने के लिए जब एडॉप्शन पे जब जेजे एक्ट आया, जेजे एक्ट में साफ साफ लिखा है, अच्छा जो इनकी दो समस्याएं सबसे बड़ी जो सरकार की भी मंशा दिखती है, साफ साफ दिखती है कि अडॉप्शन लेने के लिए एलिजिबल कौन है। तो भारत जी वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एलिजिबल कौन है, वो चाहे भारत का नागरिक हो, चाहे एनआरआई हो, चाहे विदेशी हो। तो उसमें जो साफ साफ देखा है वो पागल या दिवालिया न हो। बिल्कुल। उससे पहले एडॉप्शन से पहले उसको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट देना होता है, दिखाना होता है। दूसरी सरकारी डॉक्टर का। दूसरी बात यह कि उसको अपना इनकम, आधार और पैन कार्ड, आर्थिक स्थिति, मान लीजिए कि एक बच्चे को वो चूंकि 0 से 5 ईयर वाले बच्चे में से वो किसी को एक को ले लिया, चाहे वो लड़के को ले या लड़की को ले। हालांकि उसमें भी एक है कि लड़की किसको मिलेगा, लड़का किसको मिलेगा, वो अलग की बात है। लेकिन इसमें भी अगर मान लीजिए किसी बच्चे को गोद ले लेता है तो उसकी वो अच्छी परवरिश कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो सरकार इसीलिए उसने कहा है, सरकार ने किया कि आप अपना मेंटल स्टेटस, आपको कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है, आपको कोई संक्रामक बीमारी तो नहीं है, जानलेवा बीमारी, हाँ इस टाइप का जो तो नहीं है, आप इस चीज का प्रमाण दीजिए। बिल्कुल। क्योंकि एक गोद लेने वालों की बहुत भारी भीड़ है। अगर आप वैसे देखेंगी तो करीब 3 करोड़ बच्चे हमारे यहाँ हैं, और बच्चे हैं जो अनाथ हैं अभी भारत में,
लेकिन जो जब कारा की आप वेबसाइट पे जाएंगी देखेंगी तो गोद लेने वालों की भी संख्या बहुत भारी है। लेकिन अब चूंकि न्यायालय के माध्यम से होता था तो उसमें समय लगता था, लेकिन फिर हम लोग आते हैं उसी पे, तो सरकार की जो मंशा थी बड़ी साफ है, वो क्लियर है। आपकी एक सोर्स ऑफ इनकम है, ये कोई जरूरी नहीं है क्राइटेरिया, उसमें आर्थिक आधार नहीं दिखाया है कि आपकी इतनी होगी तभी हम आपको बच्चा देंगे, बच्चे का भरण पोषण कर सके सही से। हाँ जी, क्योंकि जेजे एक्ट की मंशा साफ साफ है कि वो एक बच्चे का रिहाइब कराना चाहता है। जेजे एक्ट की मंशा ही ये साफ साफ है कि बच्चे का हमें रिहाइब कराना है। बच्चा चाहे वो समाज से बिछड़ गया हो या समाज ने उसको छोड़ दिया हो, तो सरकार उसको अपना मान कर उसका रिहाइब करा रही है। ये चीज हो गया। दूसरी चीज मान लीजिए कि अगर बच्चा है एक दंपत्ति, अच्छा तो उसमें शादी के 2 साल हो गए आपके, तभी आपको बच्चा मिलेगा। दूसरी बात ये चीज है कि अगर एक की पति पत्नी में से एक की असहमति हो गई, बच्चा आपको नहीं मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ रही हूँ। आप ये जो पूरी एक लंबी चौड़ी लिस्ट है दरअसल इसकी, और हम अपने दर्शकों को बता दें कि लगातार हम ग्राफिक्स के माध्यम से आपको वो बता भी रहे हैं कि नियम क्या है इसे लेकर। बहुत सारे नियम है कि अगर किसी फीमेल को अगर किसी लड़के को गोद लेना है तो उसमें भी उम्र का जो अंतर है वो 21 वर्ष 25 वर्ष होना चाहिए, और यही बात पुरुष को अगर किसी बच्ची को लेना है तो उसमें उम्र का अंतर जो है 25 साल का होना चाहिए। बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं कि दोनों की रजामंदी हो, माँ बाप दोनों की, और जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसका पालन हो। ये सारी चीज़ें हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझा रहे हैं। चारू जी, मैं आपका रुख करना चाहूँगी। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जानना, जैसा कि सर ने भी कहा कि जेजे की मंशा है कि बच्चे का रिहैब करवाना वो चाहती है, एक बच्चे को सही ज़िंदगी मिले, उसका अच्छा भरण पोषण हो, यही सरकार की भी मंशा है। एक बच्चा जो दत्तक पुत्र या पुत्री होता है, अडॉप्टेड बच्चा होता है, उसके अपने कानूनी अधिकार क्या कहते हैं? क्या उसे वो सारे कानूनी अधिकार मिलते हैं जो किसी माँ बाप के अपने सगे जो बच्चे होते हैं बायोलॉजिकल, उन बच्चों को मिलते हैं? इसको लेकर कानून क्या कहता है? बिल्कुल, और ये थोड़ा सा डर बना ही रहता है जी कि अगर एक बच्चा अडॉप्टेड है तो बड़ा होकर क्या उसको वो सारे हक मिलते हैं जो एक बायोलॉजिकल बच्चे को मिलते हैं। तो हमारी सरकार, हमारे जो नियम हैं, जो कानून है, वो इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं कि एक बच्चा अगर अडॉप्टेड भी है, लीगली अडॉप्टेड है, अगर एज एन ऑर्फन अडॉप्टेड है या अपने परिवार में अडॉप्टेड है, उसके कोई भी कानूनी अधिकार कम नहीं है एक बायोलॉजिकल बच्चे से। उसका उतना ही हक है अपने माता पिता पे, अपने माता पिता की संपत्ति पे, जितना एक बायोलॉजिकल संतान का है। और इसकी सुरक्षा हो, इसके लिए हमारे कोर्ट्स हमेशा खड़े रहते हैं। बल्कि जब एक बच्चा अडॉप्ट हो जाता है, बीच में कुछ ऐसा हमें लगता था कि उस बात के लिए एक मॉनिटरिंग का सिस्टम होना चाहिए कि वो ठीक है अपने नए परिवार में, वो सेटल हो रहा है। अब उसके लिए भी अब बल्कि मॉनिटरिंग शुरू हो गई है कि वो एक लीगल एज तक नहीं आया है अपने हक के लिए लड़ने के लिए, लेकिन क्या वो अपने नए परिवार में सेटल्ड है, खुश है, उसकी सारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। अब इन सब चीज़ों की भी अब मॉनिटरिंग शुरू हो चुकी है। तो इसीलिए जब हमारी सरकार समय लगाती है, स्क्रूटनी करती है, एक परिवार के बारे में जानती है, वो इन सब चीजों का ख्याल रखती है कि बड़े होकर उसके कोई हक उससे छिने ना, लेकिन जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता बच्चा, तब तक भी उसकी जितनी जरूरतें हैं, उसके जितने हक हैं, वो सारे पूरे हों, उसका नया परिवार उसका बहुत अच्छे से ख्याल रख पाए और बच्चा एक बहुत ही सुरक्षित माहौल में बड़ा हो पाए। मैं एक यहाँ पर एक थोड़ी सी नेगेटिव बात भी कहना चाहूँगी। कुछ समय हम लोग ने ये भी कई बार देखा है, केसेस में देखा है कि एक अडॉप्टेड बच्चा वापस आ जाता है। माता पिता एक बच्चे को अडॉप्ट करते हैं और फिर उनको लगता है कि शायद हम इसको संभाल नहीं पा रहे, कभी इस वजह से हो सकता है कि बच्चे को कोई बीमारी हो, वो डिफरेंटली एबल्ड हो, या फिर उस बच्चे की उम्र थोड़ी ज़्यादा हो, 6-8 साल का बच्चा है और अगर वो अपने नए परिवार में एडजस्ट नहीं कर पाता, तो कभी कभी अडॉप्ट करने वाले माता पिता ऐसा सोचते हैं कि वो संभाल नहीं पाएंगे और वो उस बच्चे को वापस भेज देते हैं। उसके लीगल रिपरकशंस भी होते हैं। उस बच्चे को फिर से एक चाइल्ड केयर होम में एडजस्ट करने की इशू तो है ही, बट ये समाज के लिए भी कोई बहुत पॉजिटिव स्टेप नहीं है, क्योंकि हमारी सरकार ये कहती है अगर कोई बच्चा डिफरेंटली एबल्ड है, अगर उसकी थोड़ी मेडिकल नीड्स ज़्यादा है, वो इमीडिएटली अप फॉर अडॉप्शन है। जो परिवार उसको संभाल सकता है उसको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं, ये रहा बच्चा, ये रहा परिवार, आप अपने बेटे को, अपनी बेटी को ले जाइए, आप उसको घर दीजिए। लेकिन अगर ऐसा बच्चा अगर वापस आ रहा है तो अडॉप्ट करने वाले माता पिता से भी मैं यही कहना चाहूँगी कि जब आप एक बच्चे को अपने घर लाते हैं, आप ये सोचिए कि मेडिकल नीड्स असाइड, डिफरेंटली एबल्ड बच्चा असाइड, आपको उस बच्चे को एक
भरी पूरी खुशहाल दुनिया देनी है, ये आपकी जिम्मेदारी है। ये आपकी अहम जिम्मेदारी हो जाती है। और चारू, एक बहुत ही इमोशनल पहलू भी है इसके साथ कि मतलब आप उसे लीगली लेके आए हैं, लेकिन आप उसे इमोशनली कितना अपनापन दे पाते हैं, जैसे कि आप अपने बायोलॉजिकल बच्चे को देते हैं। माँ बाप की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। चूँकि वक्त भी कम है, दीपक कुमार जी, मैं चाहूँगी कि आप भी अपना आखिरी टेक दें इस पर कि जो बातें हमने की हैं उसे लेकर किस तरह की सलाह कह सकते हैं या राय कह सकते हैं आप माँ बाप को देना चाहेंगे जो बच्चों को अडॉप्ट कर रहे हैं या करेंगे? हमारे यहाँ देश में जो अडॉप्शन का प्रक्रिया है जेजे एक्ट में, वो थोड़ा लंबा इसलिए है कि हमें सुनिश्चित करना है बच्चों का हित। जो दो एक्ट हम शुरू से चर्चा कर रहे हैं, हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट बेसिकली पेरेंट्स के हित को मद्देनजर रखते हुए बताया गया था, ताकि अगर किसी का वारिस नहीं है तो वो अडॉप्ट कर सके, क्योंकि उसमें कई सारी और बंदिशें हैं। जैसे हामा में अगर आपके पास ऑलरेडी मेल चाइल्ड है तो आप नहीं कर सकते अडॉप्ट, या फीमेल चाइल्ड है तो नहीं कर सकते। तो ऐसे कुछ चीज जो है वो पेरेंट्स को उत्तराधिकारी देने के लिए वो बनी थी पुराने जमाने में। पर जे एक्ट जो है बच्चे के हित में देख के बनाया गया है। 3-4 मोटे चीज हैं जो बच्चे का हित निर्धारित करने के लिए भारत सरकार को करना अनिवार्य है। सबसे पहले तो बच्चा लीगली फ्री, जिसकी चर्चा हो रही थी, अगर हम सही ढंग से बच्चे का चाइल्ड वेलफेयर कमेटी पूरी जांच पड़ताल करके वो अप फॉर अडॉप्शन लीगली फ्री करती है, तो उससे सुनिश्चित होता है कि कोई बच्चा ट्रैफिक नहीं हो रहा है, कोई कहीं से उठा के गलती से तो अडॉप्शन में नहीं चला गया। क्योंकि ऐसे भी कई केस आए थे। मैसूर में 14 बच्चे हमने ट्रैफिकिंग के निकाले, कैलकाटा में निकाले। तो उसमें क्या होता है कि बच्चे को कहीं से सोर्स किया जाता है जो गलत होता है, तो उसको देखने के लिए कि उसके माता पिता सही में नहीं है या वो अप फॉर अडॉप्शन सही है, वो थोड़ी टाइम लगती है। तो ये समझना पड़ेगा हमें। उसके बाद नेक्स्ट है कि अगर बच्चे का हित रखना है तो पेरेंट्स जो अडॉप्शन के लिए वो मेंटली प्रिपेयर्ड हैं, वो सक्षम हैं, उसमें होम स्टडी रिपोर्ट होता है, उसकी मल्टीपल विजिट होती है, तभी हम सुनिश्चित करते हैं कि जो ये पेरेंट्स हैं वो एलिजिबल हैं। थोड़े दिन पहले अगर आपको याद होगा तो एक यूएस में बच्ची गई थी, शेरिन मैथ्यूज, उसकी वहां पे पेरेंट्स ने हत्या कर दी थी। उसके बाद से हम और भी स्ट्रिक्ट हो गए, हमने साइकोलॉजिकल रिपोर्ट भी लेना शुरू कर दिया। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें करना पड़ता है। इवन एडॉप्शन में देने के बाद भी हमें उसकी 2 साल तक उसकी डिटेल मॉनिटरिंग करते हैं कि वो बच्चे को ढंग से रख रहे हैं कि नहीं पेरेंट्स। और डिसरप्शन डिसोल्यूशन जो है वो तभी होता है जब पेरेंट्स मेंटली अनप्रिपेयर्ड होते हैं, जिसमें बच्चा वापस आ जाता है। और बिल्कुल मन बना के पेरेंट्स को आना चाहिए जो भी बच्चा अडॉप्ट कर रहे हैं। काफी अहम बातें रखी हैं दीपक जी आपने, चूंकि वक्त की कमी है। चारू जी, बहुत शॉर्ट में जो आप ऐड ऑन करना चाहती हैं वो ऐड कीजिए। जी, मैं बहुत जल्दी एक पॉइंट में बोलना चाहती हूँ। तो इसके बारे में जब मैं पढ़ रही थी मुझे पता चला कि हमारे चाइल्ड केयर होम्स में करीब 2,65,000 बच्चे थे, जिसमें से जब पता करा गया 1,45,000, छोटी संख्या नहीं है, 1,45,000 ऐसे बच्चे थे जिनके माता पिता थे, जिनके माता पिता ने ये सोचा कि इनको चाइल्ड केयर होम में हम भेज देते हैं, हमारी थोड़ी जिम्मेदारी कम होगी, छुट्टी मनाने बच्चे घर आ जाएंगे, जैसे कहीं बोर्डिंग स्कूल में भेज देते हैं। तो हमारी जो कानूनी प्रक्रिया है उसका जो मिसयूज भी होता था, अब उसको रोकने का काम भारत सरकार कर रही है। और इसके तहत करीब 1.5 लाख बच्चों को वापस घर भेज दिया गया है जो अपने घर में सुरक्षित है। बिल्कुल, बहुत अहम मुद्दा था ये और बहुत ही संवेदनशील भी, क्योंकि बच्चा गोद लेना कोई मजाक नहीं है, बहुत ही अहम जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी को कैसे निभाना है, सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन एक नागरिक के तौर पर, माँ बाप के तौर पर आपको भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी अगर आप बच्चा गोद लेने के बारे में सोच रहे हैं। आप सभी खास मेहमानों का, हमारे पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। चूँकि वक्त कम था, चर्चा बहुत लंबी हो सकती थी, लेकिन हम नहीं ले पाए बाकी सवालों को। तो आपके जो भी अधिकार हैं, जो भी आपकी आस है, आप कानून से न्याय पाना चाहते हैं, तमाम वो चीज़ें आपको पता होगा कि आपके लिए फ्री लीगल एड की भी सुविधा है। तमाम वो चीज़ें जो आप चाहते हैं कानून से संबंधित, उसे लेकर आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। संसद टीवी आपको वो मंच दे रहा है जिसके ज़रिए आप जान सकते हैं अपने अधिकारों को, अपने हक की बात कर सकते हैं। आपको हम देश के बड़े कानूनविदों और सलाहकारों से मिलवाते हैं जो आपकी मदद करते हैं ताकि आप अपनी राह खुद तय कर पाएँ। अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक रखिए अपना खास ख्याल, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।